नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। लंबे समय से एक पॉलिटिकल सुनामी का इंतजार किया जा रहा था। ऐसा जलजला जिससे राजनीतिक पार्टियों के अंदर खलबली मच जाए, ऐसा जलजला जिसके कारण ये रीजनल पार्टियां आपस में भिड़ जाए, और ऐसा जलजला जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी के 4 दुश्मनों को एक साथ निपटाया जा सके। और यही पॉलिटिकल सुनामी अभी आया है। सर्वदलीय मीटिंग में कई पार्टियां गायब है, वो जाना नहीं चाहती, जिसको लीड कर रही है कांग्रेस। और समस्या इस पॉलिटिकल सुनामी से हो रहा है कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टियों को, जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स करती है, डीएमके को, एआईडीएमके को भी समस्या है। भले ही वो एनडीए के सहयोगी है, लेकिन उसे भी समस्या हो रही है। और कुछ और छोटी पार्टियों को समस्या होगी, लेकिन आपस में रीजनल पार्टियां भिड़ी है, क्योंकि कुछ को बहुत ज्यादा फायदा दिखाई पड़ रहा, कुछ को नुकसान दिखाई पड़ रहा। तो इसके कारण विपक्ष के अंदर भी एक खलबली मची है, हड़कंप मचा है, आपस में भिड़ंत है, और वो केवल एक बिल को लेकर है। क्योंकि ये बिल ऐसा है जिसके कारण लोकसभा का पूरा इक्वेशन बदलने वाला है, और ऐसा बदलने वाला है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। डायरेक्ट सारे सवालों का जवाब उसमें है कि कैसे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों ने एक ऐसा फ्रेम बनाया, इस तरह के सवाल दागे, जिसके कारण सरकार को भी लगा कि नहीं, अगर उनकी बातों के विरोध में जाते हैं तो ये मोरल कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, नैतिक तौर पर हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और पूरा का पूरा ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का हम लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया है, वो भी धाराशायी हो जाएगा। लेकिन उपाय तो करना था, और यही उपाय आया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल एक बहाना बना, वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करवाना है, और उसके साथ एक प्रपोजल लाया गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और ये छोटे मोटे तरीके से नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि 50% बढ़ाया जाएगा। 816 सांसद अब लोकसभा में होंगे। 816 सांसद का मतलब है कि अगर किसी भी पार्टी को एलओपी का पद चाहिए तो अब 45-50 की संख्या लानी नहीं पड़ेगी, 80+ की संख्या चाहिए, 80 से ज्यादा सांसद चाहिए, और उन्हें कुछ राज्यों में अपनी ठीक ठाक पकड़ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बिल लाया, और जिस पर चर्चा अमित शाह कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ मुलाकात हो रही है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस गायब हो गई, और कांग्रेस ने कुछ पार्टियों को भ्रमित किया, जिसे फायदा होने वाला है। वो भी थोड़ा सा इंडी अलायंस की बैठक के कारण अनकंफर्टेबल महसूस किया, और फिर भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी निकालने के लिए वो भी बायकॉट करने लगा। लेकिन इसके बाद अमित शाह ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत की, और फिर ये मामला यू-टर्न ले चुका है। और यू-टर्न ऐसा कि 8 से ज्यादा विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां अब राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। और इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने 435 से ज्यादा लोकसभा में सीटों का जुगाड़ कर लिया, क्योंकि जो प्रपोजल तैयार किए गए हैं उसमें कांग्रेस की छटपटाहट इसी बात को लेकर है कि अभी जो लोकसभा का इक्वेशन था वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रपोजल है कि वर्तमान में जितनी लोकसभा की सीटें जिन राज्यों में है, उसका 50% उसे बढ़ा दिया जाएगा। अब 50% बढ़ाया जाएगा तो पहले से निर्धारित सीटें हैं, अब इसमें डिलिमिटेशन भी किया जाएगा। डिलिमिटेशन से कैसे एक दुश्मन निपटे, 50% बढ़ाने से कैसे दूसरा निपटा, और इस पूरे प्रकरण में जो भारतीय जनता पार्टी के होल्ड वाले क्षेत्र हैं उसमें विपक्ष की परेशानियों से कैसे तीसरा दुश्मन निपटा, और ओवरऑल आगे की समस्याएं जो पैदा हुई है, यानी विपक्ष की पार्टियां छटपटाती रह जाएगी, और लंबे समय तक ये सनातन के संरक्षण वाले आइडिया चलेंगे राजनीति में। हिंदुओं को केंद्र में रखा जाएगा,
क्योंकि अभी तक बहुसंख्यक होने के बावजूद राजनीति के केंद्र में हिंदू नहीं रहे थे। सारी पार्टियां मुसलमानों के इर्द गिर्द राजनीतिक ताना बाना बुनती थी, मुसलमान ही राजनीति के केंद्र में रहे थे। इसलिए चार चार दुश्मन को जो मोदी के रहे, उसको अमित शाह ने एक झटके में ऐसे निपटाया है कि अब परेशानियां बढ़ने वाली है। तो 50% जो बढ़ाया गया, उससे अब साउथ इंडिया की पार्टियां जो बार बार कहती थी, केरल की पार्टी लेफ्ट विंग की सरकार वहां रहती है या कांग्रेस के यूडीएफ की सरकार रहती है, ये दोनों कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में, ज्यादातर लेफ्ट पार्टियों के अंदर ये बात चलती थी, या केरल की पार्टियां ये सवाल उठाती थी, तमिलनाडु की उठाती थी कि अगर हमारे पास लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है और ऐसे इसके बावजूद अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटें बढ़ाई जाएगी डिलिमिटेशन के बाद, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया है। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उसका पनिशमेंट हमें मिल रहा है। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है उससे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा है तो उसे सीटों का फायदा ज्यादा होगा। तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल की ये नीति का मतलब क्या है? और पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी तो लाना है, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी समस्या मुसलमान पैदा कर रहे हैं जो अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल की बात तो छोड़ दीजिए, इसके बड़े बड़े मौलवी मौलाना ये सारे लोग खड़े होकर कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी भूमिका होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जितनी जनसंख्या होगी उतना प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी का मतलब है मुंडियों को गिनना। सबको वोट का राइट है, 18 साल से ज्यादा हुआ कि वोट देने का अधिकार मिल गया। तो ऐसे में जितना ज्यादा वोट होगा उतना बड़ा प्रेशर हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी मौलाना आता है, कहता है इंतजार करो, 40-50 साल ही का है, इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये पश्चिम बंगाल में उठती है आवाज और कहता है देखो अभी मुसलमानों की जनसंख्या कुछ जिलों तक सीमित है जो कि 60-70% तक है, वहां तो हम जिता कर लाएंगे, लेकिन बार्गेन पावर ऐसी होगी, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो मुसलमान बनेगा ही। असम में कुछ ऐसी स्थिति, बिहार के 4 जिलों में ऐसी ही स्थिति। तो ये जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा था, अब तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना पड़ेगा इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन के लिए साउथ इंडिया के स्टेट्स इस बात के लिए नाराजगी बता रहे थे कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना है, जनसंख्या नियंत्रित करना है, तो जनसंख्या को जो पहले से नियंत्रित किया थोड़े बहुत, उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। इसका एक तोड़ निकाला गया कि नहीं, जो निर्धारित सीटें हैं उसका 50% ज्यादा किया जाएगा। यानी ये सीटें जो अभी निर्धारित है, तमिलनाडु में 39 सीटें निर्धारित है और केरल में 20 सीटें निर्धारित है, तो ये तो निर्धारण करने में, ये सीटों के एलोकेशन में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। ये भूमिका तो कांग्रेस की है, आप लोगों की ही सरकारों की भूमिका है। तो जितनी पहले थी उसका 50% बढ़ा देंगे, तो वो दूसरे स्टेट में भी वैसे ही 50% बढ़ेगा। इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। 2011 के सेंसस के अनुसार ही, जो आपकी सरकारों के समय हुए थे, उसी के अनुसार डिलिमिटेशन किया जाएगा। यानी कि सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़कर 816 हो जाएगी। लेकिन ये 816 में 435 से ज्यादा सीटों का जुगाड़ कैसे मोदी के लिए अमित शाह ने किया, क्योंकि जैसे ही 50% सीटों की संख्या बढ़ती है हर स्टेट में, तो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग होल्ड वाले स्टेटों में ही 500 के आसपास सीटें हैं और उसको ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक आध बार चूक तो हो गया, लेकिन फिर भी हम 80% सीटें तो जीत कर लाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें बढ़कर 120 हो जाएगी, बिहार में 40 से 60 हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में 42 से 63 हो जाएगी, महाराष्ट्र में 48 से 72 हो जाएगा, और ये राजस्थान के अंदर 38 हो जाएगा, गुजरात में 39 हो जाएगा, और फिर मध्य प्रदेश में
ये 14 से 21 हो जाएगा। ये वो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश में एक भी सांसद राहुल गांधी के नहीं है, गुजरात में साफ है, राजस्थान में थोड़े से किसी तरीके से मैनेज करने में 4-5 सीटें जीत पाते हैं, उत्तर प्रदेश में तुक्के से पिछली बार जीत पाए, नहीं तो राहुल गांधी खुद भी हार कर चले गए थे अमेठी से वायनाड की तरफ, क्योंकि केरल पर भरोसा था। तो ये सारे स्टेट अगर देखें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है, चाहे हरियाणा ही क्यों ना हो, इन जगहों पर ही इनको 400 प्लस सीटों का जुगाड़ होता है। भले ही कर्नाटक में वैसी स्थिति नहीं है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इन दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 30-60% तक सीटें जीतती आई है। ऐसा नहीं है 100% स्वैप तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये 60% तक सीटें जीत कर लाई है। तमिलनाडु में स्थिति कमजोर, केरल में स्थिति कमजोर, केरल में तो खाता ही खुला है, एक लोकसभा की सीटें जीत कर आई है। लेकिन अब जो बार्गेनिंग पावर है इन लोगों के पास वो कमजोर होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जहां पहले से सीटें ज्यादा थी, वहां और दक्कन के क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर पिछले बार दिखा दिया हिंदू ध्रुवीकरण क्या होता है, रिकॉर्ड जीत दर्ज की, और इसी तरीके से इन सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें हो जाएगी जो राहुल गांधी कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद तो छोटे मोटे जो एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें हैं लोकसभा की, असम में तो राहुल गांधी की पार्टी धीरे धीरे सफाया होते जा रहा है। एक जो सांसद हैं वो भी छोड़कर चले गए, गौरव गोगोई अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे स्थिति और बदल जाएगी। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, उसमें से राहुल गांधी की स्थिति खत्म है। वो किसी भी स्टेट में वैसे कांग्रेस के लिए फोर्स पैदा नहीं कर पा रहे जो वहां सरकार बनाने की क्षमता रखता हो। वहां एनडीए की ही सरकारें हैं और एनडीए को ही सीटें मिलती रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से आउट हो चुका है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सर्वदलीय बैठक में ये आउट हो रहे थे, कांग्रेस ने इशारा किया, डीएमके पहले से तैयार, थोड़ी और पार्टियां इनके साथ तैयार, लेकिन इसी बीच जो 1 to 1 अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की गई, बातचीत की गई, तो अखिलेश यादव ने राहुल का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता है कि अखिलेश यादव या मायावती अगर 120 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में होगी तो इनकी हिस्सेदारी भी अच्छी होगी। ये कभी जिस तरीके से पिछले बार किसी तरह मैनेज करने में कामयाब रहे, 37 सीटें लाकर विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी लोकसभा में, तो उसे तो लगेगा कि 120 सीटें होगी तो हम 50-60 भी कभी जीत सकते हैं, 80 भी जीत सकते हैं। और फिर ये कांग्रेस का जो वर्चस्व रहता है विपक्ष की पार्टियों में कि प्रधानमंत्री तो हमारा ही होगा, वो वर्चस्व कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन राहुल गांधी की कांग्रेस से कम नहीं होगी। इसी तरह मायावती को भी लगता है, और वही स्थिति ममता बनर्जी को भी है कि पश्चिम बंगाल में 63 सीटें हो जाएगी, हमारा बार्गेन पावर भी बढ़ेगा। तो यानी 2-3 पार्टियां अगर हम मिल जाए विपक्ष में तो लोकसभा के अंदर कांग्रेस को दरकिनार करके हम प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती है तो ये 8 पार्टियां इन स्टेट्स की, चाहे महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, ये सारी पार्टियों ने सोचा ये राहुल गांधी भ्रमित कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व इसे दिखाना है कि हर जगह तो छोड़ दो, नॉर्थ इंडिया को तो छोड़ दो, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस जहां है वहां कांग्रेस साफ है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ईस्टर्न स्टेट में उड़ीसा में साफ है, गुजरात में 0 पर आउट है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो आजकल साउथ इंडिया पर डिपेंडेंट है, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन जगहों पर जब सीटों का प्रोपोर्शन कम होगा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की तरह, तो उसमें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में काम करने वाली वो पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये सारे लोगों का बार्गेन पावर बढ़ेगा। और इसीलिए ये पार्टियां राहुल गांधी का साथ छोड़ रही है। विपक्ष की 8 बड़ी पार्टियां ऐसी है जो राहुल गांधी से ज्यादा लोकसभा में अपने सांसद रखती है, अगर 2-3 मिला दिया जाए तो उस
गठबंधन को छोड़कर अलग होने की कोशिश में है कि नहीं नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे, इसलिए डिलिमिटेशन की बात की गई। इसमें डेमोग्राफी की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी सोचने लगी कि जहां 60-70% मुसलमान होता है वहां इस्लामिक पार्टियों को परस्तर देता है मुसलमान, ये हम लोगों के साथ आता ही नहीं है। इसलिए ओवैसी की पार्टी बिहार में किशनगंज में चुनाव जीत पाती है। ये इसलिए क्योंकि वहां पर इसको लगता है कि 60-70% मुस्लिम आबादी है, सारे मुस्लिम कैंडिडेट होंगे तो मुसलमानों के लिए चुनने का विकल्प बेहतर होता है कि हम इस्लामिक पार्टी को ही सपोर्ट करें। पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है, 60-70% वाले मुस्लिम इलाके में ये मुसलमान इस्लामिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए डेमोग्राफी चेंज हुआ है तो उसको फिर से बदलना है डिलिमिटेशन के आधार पर। और जब बाइफरकेट होगा सीटें तो जिन लोकसभा क्षेत्रों में 20%, 25% मुस्लिम आबादी है वो 15%, 12% में टूट जाएगा। और उसके बाद जब इन लोगों को लगेगा कि अब तो हमें ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ जाना है, क्योंकि इस्लामिक पार्टियां तो वो है जो केवल मुसलमानों के वोटों पर निर्भर करती है, उसको सपोर्ट भी करें तो फिर हमारी जीत संभव नहीं है, ये इस्लामिक पार्टियों की कमर टूट जाएगी। ओवैसी छटपटाता फिरेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में 20-25% भी मुस्लिम आबादी नहीं रहेगी। ये 60-70% की तो बात छोड़ दो, ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस है। जो तरीके अपनाए गए, एक साथ 50% सीट बढ़ाए जाएंगे और डिलिमिटेशन भी आएंगे, ये दोनों ऐसे आधार हैं, यानी कि एक मास्टर स्ट्रोक और उसके साथ ये सारे के सारे ये जो दुश्मन सनातन और दुश्मन भारत के बनते जा रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोलते बोलते भारत के खिलाफ बात करने लगे हैं, इन सब को निपटा दिया गया है। ऐसी संभावना है कि इस बार बजट के दूसरे चरण का सत्र खत्म होगा और उसके बाद चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल तक सारे स्टेट्स में, और फिर उसके बाद मई में स्पेशल सेशन लाया जाएगा और इस बिल को पेश किया जाएगा स्पेशल सेशन में। इसके लिए अलग अलग पार्टियों से मीटिंग चल रही है, सर्वदलीय मीटिंग भी होगी। कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन यह फैसला अब होकर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के सहयोग करने वाली विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां भी अभी इस मामले में मोदी के साथ खड़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इस तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।